सिंधु घाटी सभ्यता। इसके पहले वाली क्लास में यदि दोस्तों अपन देखें तो अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण पर चर्चा की। उसका थोड़ा बहुत हमने भौगोलिक विस्तार देखा। फिर हमने उसकी धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक चर्चा भी अच्छे से कर ली कि किस तरीके का सिंधु घाटी सभ्यता में रहा होगा। शब्द में रहा होगा इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि यहाँ की जो लेखन कला है मिली तो है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं, इसीलिए उसको आद्य ऐतिहासिक कहते हैं। इतिहास से पहले का काल कहा जाता है। अगर हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं तो इसमें हमेशा एक कंफ्यूजन बना ही रहेगा कि शायद शायद ऐसा होता रहा होगा। जो देखने में मिला, अनुभव के आधार पर जो विद्वान हैं, जो इतिहासकार हैं, उन लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। उस राय के अनुसार हम सिंधु सभ्यता को पढ़ते हैं। आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो सिंधु सभ्यता में पार्ट 2 है और यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं मुख्यतः सिंधु सभ्यता के जो स्थल है वहां से क्या क्या मिला हुआ है, उसके जो नगर नियोजन है सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि नगर नियोजन इस तरीके से जो टाउनिंग प्लानिंग है, एक तरीके से टाउन प्लानिंग है, वो इस तरीके से बनाई गई है कि वो 18वीं शताब्दी तक यूरोप और यूरोप के आसपास के जितने भी अन्य देश हैं वहां भी देखने को नहीं मिलती। ये अपने आप में एक आश्चर्य है कि भारत में 4-4.5 हजार साल पहले, आज से उस समय पर, तत्कालिक समय पर ऐसी चीजें हमको देखने को मिल रही हैं, इस तरीके का डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है जो हमें उस समय वहां की आसपास की संस्कृतियों में तो देखने को मिलता ही नहीं है। इसीलिए ये आश्चर्य अभी तक बनी हुई है। जैसे इसकी लेखन कला स्पष्ट हो जाती है, अब जब भी हो तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक दुबे, आप देख रहे हैं कैरियर इंडिया एजुकेशन। आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2022-23 में जो मुख्य परीक्षा होने वाली है उसमें इतिहास के पेपर पर सामान्य अध्ययन फर्स्ट में पेपर आ या पेपर ए की चर्चा यहाँ पर हो रही है, जहां इतिहास की हम क्लास अगर देखें तो तीसरी क्लास है और सिंधु घाटी सभ्यता में पार्ट 2 पर चर्चा होगी। चलिए अपन विषय वस्तु को हर बार की तरह देखते हैं। विषय वस्तु में हमने इस पार्ट को कंप्लीट कर लिया था, शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया था। जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है वो क्लास जरूर देख लें, वहां से आपको सिंधु सभ्यता का धार्मिक जीवन, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, इन पूरे जीवन का एक चित्र दिमाग में बन जाएगा। उसी चित्र के आधार पर अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। चित्र का मेरा मतलब है एक काल्पनिक चित्र। दिमाग में काल्पनिक चित्र बन जाने बहुत ज्यादा जरूरी है। अलग अलग किताबों से, अलग अलग जगह से एक एक लाइन उठाएंगे तो ऐसा नहीं होता कि आप सोचें कि यहीं से पूरी तैयारी हो जाए। सभी चीजें एक जगह यदि आप लोगों को मिल रही हैं तो ये बहुत अच्छी बात है ना। यहां से प्री और मेंस दोनों की ही आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो रही है। मेंस में कैसे लिखना है ये तो हम यहां पर जानते ही हैं, साथ साथ में प्री के लिए कौन कौन से क्वेश्चनों को तैयार करना है, कौन कौन से क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, वहां पर भी यहाँ पर बहुत अच्छे से फोकस किया जाता है। जिन लोगों ने क्लास को देख रखा है वो लोग अच्छे से जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने नामकरण को कर लिया था, सिंधु सभ्यता के विस्तार पर भी ध्यान दे लिया था। मैं पेन का कलर जो है वो चेंज कर लेता हूं ताकि आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे। सिंधु सभ्यता के काल को हमने देखा, निर्माता देख लिए थे कौन कौन से थे, उसकी प्रमुख विशेषताएं थी, फिर उसका धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन। ये जो 9 चीजें हैं ये हमने पार्ट 1 में क्लियर कर ली। आज हमको 3 चीजों पर फोकस करना है कि सिंधु सभ्यता के स्थल के क्षेत्र कहां कहां पर है। पहली बात, हालांकि इसकी थोड़ी सी चर्चा हमने उसमें कर ली थी, विस्तार पूर्वक चर्चा आज करेंगे। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, क्योंकि यहीं से प्री में क्वेश्चन आता है कि कहां से क्या क्या मिला हुआ है। सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन ये सबसे महत्वपूर्ण है, इससे प्री में भी क्वेश्चन आता है और सबसे ज्यादा संभावना जो बनती है वो इसी नगर नियोजन पर मुख्य परीक्षा में भी बन जाती है। ठीक है, फिर सिंधु सभ्यता की कला, सिंधु सभ्यता के पतन के कारण और सभ्यता का प्रभाव वगैरह जो हम है वो तीसरे पार्ट में करेंगे। तो आज हम मुख्यतः इन 3 पार्टों पर चर्चा करेंगे। क्लियर है? मैं आप लोगों को एक सलाह देता हूं कि जब भी आप लोग किसी भी टॉपिक को देखें, मैं शुरुआत में बता देता हूं, अब जैसे ही क्लास खत्म करूंगा, जैसे आज बता दिया कि कल हम क्या क्या करेंगे। कल हम मुख्यतः करेंगे सिंधु सभ्यता की कला, पतन के कारण, सभ्यता का प्रभाव, सिंधु घाटी सभ्यता का प्राकृतिक स्वरूप किस किस तरीके का है, सिंधु सभ्यता के सांतत्व और आध्यात्मिक क्षेत्र में क्या क्या उसका प्रभाव रहा और आज भी क्या क्या उसका प्रभाव है। तो ये जो टॉपिक है कल पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों के पास में मैटर है तो आप लोग पहले से पढ़कर आया करिएगा, ताकि आपके दिमाग में भी क्वेश्चन इस तरीके से आते रहें और आप कमेंट में कुछ ना कुछ पूछते रहें और मैं कुछ ना कुछ आपको बताता रहूं। जुड़े रहें आप, ऐसा नहीं है कि जब मैंने पढ़ाया तो देख लिया और फिर सीधा निकल गए, ऐसे काम चल नहीं पाएगा। क्योंकि यदि एक विस्तृत और अच्छे से तैयारी करनी है तो धैर्य आपको रखना पड़ेगा, कंटिन्यूटी है वो बनाना पड़ेगी। निरंतरता बिना बनाए तो हो ही नहीं सकता। ये तो परीक्षा की बात है जो तो संभव नहीं है। दूसरे भी काम जीवन में जितने भी हों, यदि निरंतरता नहीं है, धैर्य नहीं है
तो वो काम अच्छे से नहीं हो पाते, होते ही नहीं है। चलिए तो देखते हैं सिंधु सभ्यता के स्थल क्षेत्र, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल और नगर नियोजन। सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्र। सिंधु सभ्यता के अवशेष केवल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से ही नहीं मिले बल्कि अन्य स्थानों से भी मिले हैं। देखिए प्रथम स्थल जो था वो हड़प्पा था, जिसके कारण उसका हड़प्पा नाम भी पड़ गया। तो क्या स्थल सिर्फ हड़प्पा तक मिले, सिंधु नदी घाटी तक सीमित थे? ऐसा नहीं है, ये बहुत आगे तक सीमित थे। अफगानिस्तान से भी मिल रहे हैं, बलूचिस्तान से भी मिल रहे हैं। बलूचिस्तान क्या है? पाकिस्तान का जो नीचे वाला क्षेत्र है उसको हम बलूचिस्तान कहते हैं। इसके अलावा कहाँ है? भारत का पंजाब और जो पाकिस्तान का पंजाब है। भारत में हरियाणा है, भारत में मांडा है जो कि जम्मू कश्मीर में है, दक्षिण में दामाबाद है। खास तौर पर गुजरात में बहुत सारे स्थल खोजे गए हैं, राजस्थान में स्थल खोजे गए हैं। इन्हीं स्थलों की हमको चर्चा करनी है, तो देख लेते हैं कहां कहां पर। सबसे पहले हम बलूचिस्तान पर आते हैं। तो बलूचिस्तान पर क्या क्या मिला है? सुतका गैंडोर मिला है। याद रखिएगा, सीधा आता है प्रश्न दोस्तों, इस वाले से आपके 1 से 2 प्रश्न यहां से निकल कर आएंगे। एक प्रश्न तो आपका निकल कर आएगा और ये आपको याद करना ही पड़ेगा। मान लीजिए आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसको करना ही है। और एमपीपीएससी में तो ये खास तौर पर पूछा ही जाता है, क्योंकि पेपर का लेवल जो एमपीपीएससी होता है वो थोड़ा, एक आदमी कहते हैं, ऐसा माना भी जाता है कि थोड़ा कम होता है। लेवल ज्यादा हाई नहीं होता, कम होता है। पर उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो एक दूसरे से ऐसा लगता है कि नहीं यार ये यहाँ था कि यहाँ था, थोड़ा कंफ्यूजन करने वाले, वहीं पर मेरिट उठती है, याद रखिएगा, है ना। देखिए तो बलूचिस्तान में सुतका गैंडोर है, सुतका को है, बालाकोट है, डाबरकोट है। तो बालाकोट डाबरकोट आपको याद हो जाएंगे। सुतका गैंडोर और सुतका को, दोनों में सुतका सुतका है तो ये भी याद हो जाएगा। सुतका गैंडोर की जो एक तरीके से देखा जाए प्रसिद्धि का कारण ये है कि इसको व्यापारिक मार्गों का चौराहा कहा जाता था। व्यापारिक मार्गों का चौराहा। कारण क्या है? कारण इसका एक ये था कि यहीं से व्यापार हुआ करता था। सभी दिशाओं में अगर देखा जाए तो व्यापार यहीं से हुआ करता था। यहां पर चित्र बना के आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। ये बन गया अपना भारत और ये वाला जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान हो गया। तो ये वाला जो क्षेत्र है, मान लीजिए ऐसा ऐसा, तो यहां पर है क्या? बलूचिस्तान। यहीं पर है सुख्ता गैंडोर। तो यहां से माल, यहां से सब जगह से माल यहां आ गया और यहां से माल वापस पहुंच गया, है ना, ईरान पे पहुंच गया, इराक में पहुंच गया। तो ये बलूचिस्तान की स्थिति है। अब देखते हैं पाकिस्तान में दो, एक सिंध और एक पंजाब। तो ये जो पाकिस्तान का सिंध है, यहाँ क्या क्या है? मोहनजोदड़ो है, चहुंदड़ो है, दोनों ही महत्वपूर्ण है। कोट दीजी है, अली मुराद है। क्लियर। पंजाब के यदि हम पाकिस्तान में आ जाते हैं, माफ करिए उल्टा बोल दिया हूं, पाकिस्तान के पंजाब में यदि आ जाते हैं तो हड़प्पा है, ये रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो ये सिंध नदी के तट पर थे। अब हड़प्पा के साथ साथ आपको जलालपुर जोड़ना है, रहमान डेरी है, सराय खोला है, गरेड़ी वाल है। ये कहां है? पंजाब जो पाकिस्तान में पाया गया है। ठीक है। अब पंजाब जो भारत में है वहां पर क्या क्या है? तो रोपड़। रोपड़ कहां है? पंजाब में है। संघोल है, बाड़ा है, कोटला निहंग खान है, ये भारत के पंजाब में है। ये रोपड़ वही है जहां से समाधि मिली है। और कैसी समाधि मिली है इस रोपड़ में? एक ऐसी समाधि मिली है जहां पर जो मनुष्य है उसको कुत्ते के साथ दफनाया गया है। किसके साथ? कुत्ते के साथ। सोचिए कितनी अलग बात है कि उस समय पर कुत्ते के साथ मनुष्य को दफनाया जा रहा है। क्या कारण हो सकता है? जब इतिहासकार हैं, जो पुराने विद्वान हैं, वो अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है कुत्ता उसका कोई पालतू पशु रहा हो तो वो मर गया, साथ साथ में कुत्ते को भी दफना दिया। या हो सकता है पहले कुत्ते को दफनाया गया हो, बाद में उसको दफना दिया गया हो। इस तरीके की जो चीजें हैं वो कहां पर हैं? पंजाब के भारत के रोपड़ में। हरियाणा में क्या क्या मिला हुआ है? हरियाणा में मिला हुआ है बनावली, मीठाथल और राखीगढ़ी। क्लियर है। अब एक बात और याद रखना, यहीं पर मैं आपको बता दूं कि ये जो अपना राखीगढ़ी है ये और मोहनजोदड़ो, इन पर एक प्रश्न आते हैं, राखीगढ़ी पर और मोहनजोदड़ो पर। यदि प्रश्न आ जाता है कि सिंधु सभ्यता, ऑल टोटल सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल क्या है, तो आप मोहनजोदड़ो पर निशान मारेंगे। कहां पे? मोहनजोदड़ो पर। ये ऑल टोटल सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य सभ्यता, इन सभी में मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा है। पर भारत में सबसे बड़ा कौन सा है? तो राखीगढ़ी। क्लियर। भारत शब्द लग जाएगा तो आप कहेंगे राखीगढ़ी। क्यों? क्योंकि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में आ गया है। क्लियर। तो राखीगढ़ी। तो यहां से इस चीज को अच्छे से याद रखना, पूछता है एमपीपीएससी दोस्तों, आया हुआ प्रश्न है ये, है ना, इसीलिए मैंने बता दिया। जम्मू कश्मीर में मांडा है,
चिनाव नदी के तट पर है एक तरीके से देखा जाए तो। क्लियर। राजस्थान में क्या है, कालीबंगा है। हमने देखा था कि जम्मू कश्मीर से जब व्यापार होता था तो हिमालय से किसका व्यापार होता था, देवदार के वृक्ष की लकड़ी का होता था। ठीक। राजस्थान में क्या है, कालीबंगा। ये क्रमशः घग्गर नदी के तट पर है। किस पर है, घग्गर नदी के तट पर है। कालीबंगा से आशय होता है, काली का मतलब होता है काला कलर और बंगा से मतलब होता है चूड़ियां। कालीबंगा को दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दीनहीन बस्ती। जहां हम पूरी की पूरी सिंधु सभ्यता को देखते हैं, यहां मैं लिख देता हूं दीनहीन बस्ती। जब हम पूरी सिंधु सभ्यता को देखते हैं तो देखते हैं कि सभी जगह पर कहीं ना कहीं जो आर्थिक उन्नति है वो तो दिखाई देती है, पर कालीबंगा में इतनी दिखाई नहीं देती। कालीबंगा के जो घर है वो कहीं ना कहीं कच्ची जो ईंट है उनके बने हुए हैं या कच्ची मिट्टी के ही बने हुए हैं, ज्यादा उतने देखने में भव्य नहीं दिखाई देते। तो कालीबंगा को दीनहीन बस्ती नाम दे दिया गया है। उत्तर प्रदेश में क्या है, आलमगीरपुर मेरठ। ये क्रमशः अगर देखा जाए तो जो पूर्वी क्षेत्र है सिंधु घाटी सभ्यता का, पूर्वी क्षेत्र है वो कहलाता है आलमगीरपुर मेरठ। ये हिंडन नदी के तट पर है। कहां पर है, हिंडन नदी के तट पर। इसके बाद अंबाखेड़ी है, सहारनपुर है और कौशाम्बी है। ये भी स्थल मिले हुए हैं। इस कौशाम्बी का महत्व तो अभी आगे जाकर बढ़ेगा। कब बढ़ेगा, जब हम वैदिक काल के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, 16 महाजनपदों के समय में। गुजरात से क्या क्या मिला है, रंगपुर मिला है। ये वही रंगपुर है जहां पर धान की भूसी मिली हुई है, चर्चा की थी अपन ने। और लोथल बहुत ही महत्वपूर्ण, डॉकयार्ड, गोदीबाड़ा, बंदरगाह के साथ इसी लोथल से मिले हुए हैं। इसी लोथल को याद रखिए दोस्तों, लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो भी कहा गया है। ठीक है। और इसी लोथल में अगर देखा जाए, अभी अपन जब चर्चा करेंगे तो बहुत सारी चीजें उसमें निकल कर आएंगी। शुरुआत में मैं एक चित्र बनाना चाहता हूं कि बन जाए, फिर धीरे धीरे तो सब कुछ खोल लेंगे। और सुरकोटड़ा ये किस लिए प्रसिद्ध है, घोड़े के अस्थि पंजर यहां मिल रहे हैं, खास तौर पर घोड़े की नाल। क्या, घोड़े की नाल। घोड़े की नाल मतलब जानते हैं, जो घोड़े का पैर होता है उस पैर के नीचे एक नाल ठुकी रहती है। दौड़ते हैं घोड़े तो उनको दौड़ते समय ज्यादा समस्या ना हो, उनके खुर जो हैं वो घिस ना जाएं, इसलिए नाल लगाई जाती है। तो ये कहां मिला है, सुरकोटड़ा में। वो सुतका गैंडोर और सुतका कोह अलग है जो बलूचिस्तान में है। ये सुरकोटड़ा है। तो ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, यहां पर मिले हैं। लेकिन घोड़ा इनके समय में था, इस बात की पुष्टि सभी जो विद्वान है वो नहीं करते। वो कहते हैं कि हो सकता है आर्यों से संपर्क इनका धीरे धीरे व्यापार के माध्यम से बन रहा हो। कोई आर्य आए होंगे व्यापार के लिए, घोड़ा मर गया होगा, इस वजह से उसके अस्थि पंजर यहां पर मिल रहे हैं, क्योंकि और कहीं घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले हैं। मालवाड़ आता है यहाँ, भगवतराव आता है, धौलावीरा आता है। धौलावीरा भी एक प्रमुख शहर है। धौला का मतलब होता है सफेद और वीरा का मतलब होता है कुआं। क्या होता है, कुआं। तो याद रखिएगा, धौला मतलब सफेद, कुआं। यहां पर कुएं ज्यादा थे इसीलिए इसका नाम धौलावीरा रख दिया गया। क्लियर। महाराष्ट्र का दाइमाबाद, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल जो है वो है दैमाबाद या दायमाबाद। क्लियर है, दायमाबाद। ये गोदावरी नदी है जो उसके तट पर है, इसको भी याद रखिएगा। क्लियर। तो दायमाबाद हो गया। अब हम आगे चलते हैं। इस प्रकार अब थोड़े जो कथन है सबके उनको सुन लिया जाए, क्योंकि ये कथनों को हमको मेंस में लिखना पड़ता है। सिंधु सभ्यता का विस्तार अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के मैंने 2 स्थल बताए थे आपको, कौन कौन से थे, मुंडीकाक और सुरतगई। सुरतगई, ये दोनों के दोनों जो स्थल हैं इसको याद रखिएगा, ये टेम्परेरी बस्तियां हैं। कैसी हैं, टेम्परेरी। ये हमेशा नहीं है यहां पर, मतलब कि ये व्यापार के केंद्र थे। जब अफगानिस्तान के माध्यम से अन्य देशों में व्यापार होता रहा होगा तो ये 2 क्षेत्र वहां पर मिलते हैं। प्रश्न आता है इसीलिए यहां बता दिया। ठीक। पुरानी वीडियो या पुरानी क्लास में ही मैंने इसको बहुत ध्यान से बताया था। बलूचिस्तान हो गया, ठीक है, सिंध हो गया, पंजाब हो गया, पंजाब दोनों भारत के भी पाकिस्तान के भी, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात एवं उत्तर भारत में गंगा घाटी तक व्याप्त था। डॉक्टर विमल चंद्र पांडे का कथन है कि सिंधु सभ्यता एकमात्र सिंधु नदी घाटी तक ही सीमित नहीं थी, वरन उसका क्षेत्र अधिक सुविस्तृत था। आज भी यदि खोदा जाए तो शायद हो सकता है सिंधु घाटी सभ्यता के और बहुत सारे स्थल मिल जाएं। हो सकता है पूरा भारत रहा हो, आप जहां पर हो वहां पर भी सिंधु घाटी सभ्यता हो, पर ऐसा संभव नहीं। खुदाई इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि बहुत सारे लोग रह रहे हैं, बहुत ज्यादा नुकसान सरकार का हो जाएगा। कोई पुरानी सभ्यता के चक्कर में नई सभ्यता को मिटा देना तो ये तो गलत ही है। तो जहां जहां खाली जगह मिलेगी और सरकार के पास जैसी व्यवस्था होगी तो वो खुदाई करेंगे और देखते रहेंगे।
या फिर उसी क्षेत्र में खुदाई करेंगे जहां पर ये चीजें मिली हैं, या फिर उस क्षेत्र में खुदाई हो सकती है जहां पर अभी मिल जाए तो फिर उनका ध्यान उस तरफ जाए और वो लोग खुदाई करें, है ना। आधुनिक भौगोलिक नाम से क्षेत्र के अंतर्गत बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब, सिंध, कठियावाड़ का अधिकांश भाग, राजपुताना और गंगा घाटी का उत्तरी भाग शामिल था। जबकि प्रोफेसर R N राव के अनुसार, याद रखिएगा, R N राव के अनुसार सिंधु सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम 16 किलोमीटर है, 1600 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर है। जैसा कि बताया कि ये त्रिभुजाकार सभ्यता थी। प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड जो है, उनका कथन है कि सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र से भी अधिक विस्तृत क्षेत्र में अपने आंचल में समेटे हुई थी। ये मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों से ही बड़ी है। बहुत सारे विद्वान तो ये कहते हैं कि मिस्र से ये 20 गुना बड़ी है और जो मेसोपोटामिया है उससे 5 गुना बड़ी है। ठीक है। अन्य सभ्यताओं से तुलना करने में अधिकतम विद्वानों ने माना है कि दूसरी जितनी भी सभ्यताएं उस समय पर हैं उनसे ये 3 गुना बड़ी ही निकलती है, 3 गुना बड़ी ही निकलती है। तो तीनों बातें बता दी, 3 गुना बड़ी, 20 गुना और 5 गुना। ठीक है, अलग अलग इतिहासकार अपने अपने मन से बताते हैं, अनुभव से बताते हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, अब एक एक स्थल को देखेंगे और जानेंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सहुंदड़ो, सुतका गैंडोर, कोटदीजी, मांडा, दैमाबाद, कालीबंगा, लोथल गुजरात में है, रंगपुर, धौलावीरा ये गुजरात में है, मीठाथल हरियाणा, राखीगढ़ी हरियाणा, बनावली, फिर रोपण पंजाब, संघोल और बाड़ा, इन सभी को देखेंगे। सबसे पहले आते हैं हड़प्पा। तो 1920, यहां पर 21 भी लिख दीजिएगा दोस्तों ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। तो 20 और 21, 20 में खुदाई हुई, 21 में प्रकाशित हो गया। में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स के नेतृत्व में हड़प्पा में खुदाई का कार्य शुरू किया गया। हड़प्पा पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में लाहौर से लगभग 100 मील की दूरी दक्षिण पश्चिम में रावी नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर है। ये वही नदी है जहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम भारत का तिरंगा झंडा लहराया था, पूर्ण स्वराज की मांग करते हुए। ठीक है, अभी आएगा इतिहास में, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है वो, आधुनिक भारत से, वहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं। रावी नदी के तट पर स्थित है। यहां पर 2 प्रमुख टीले मिले हैं, सभी जगह पर 2 प्रमुख टीले मिले हुए हैं। जहां जहां पर अलग टीले हैं उनकी चर्चा हो जाएगी, बाकी सभी जगह पर 2 टीले तो मिले हैं। अब देखिए, पश्चिम में दुर्ग टीला है और पूर्व में नगर टीला स्थित है। यहां से अन्नागार, श्रमिकों की बस्तियां, कब्रिस्तान, मिट्टी के बर्तन, मोहरें, मूर्तियां, उपकरण आदि मिले हैं। तो ये सब चीजें हो गई हड़प्पा के लिए। अब ये किस किस जगह पर है, इसमें हमें कितना लिखना है हड़प्पा के बारे में, ये मेंस में लिखना है। मेंस में इसलिए लिखना है कि अगर मेंस में खाली हड़प्पा के बारे में आ जाएगा तो बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी जो मैं भी आपको बताने वाला हूं। लेकिन यदि मान लीजिए सभी के बारे में आ रहा है मेंस में, हड़प्पा भी है, मोहनजोदड़ो भी है, तो इतना जो मैटर है इतना आप लिख देंगे तो पर्याप्त हो जाएगा, क्योंकि जगह नहीं है, दूसरों के बारे में भी तो लिखना है, एक में ही कैसे काम हो जाएगा। अब हम उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं जो प्री से संबंधित हैं कि हड़प्पा में और क्या क्या मिला है। तो सबसे पहले हड़प्पा की जब खुदाई की गई दोस्तों, तो हड़प्पा का नाम क्या रखा गया? हड़प्पा का नाम गेटवे ऑफ सिटी रखा गया। क्या रखा गया? गेट वे ऑफ सिटी। इसको सिंधु सभ्यता की राजधानी कहा गया है। क्या कहा गया है? राजधानी कहा गया है। यहां पर जो पश्चिमी क्षेत्र है इसका, एक तरीके से देखा जाए, जो पश्चिमी किला है या पश्चिमी दुर्ग है उसका नाम रखा गया है एबी, माउंट एबी। किस नाम से जानते हैं? माउंट एबी नाम से, माउंट एबी। जब मैंने शुरुआत में आपको बताया था तो मैंने बताया था कि यही जो माउंट एबी है, इसका जो पश्चिमी सिरा है इसी को बहुत हद तक तोड़ दिया गया है ब्रांटन बंधुओं के द्वारा, जिन्होंने खुदाई करते हुए यानी कि रेलवे ट्रैक बिछाते हुए वहां पर ईंटों को तोड़ दिया था और ईंटों से जो मलबा बचा था उसको ट्रैक पर बिछा दिया था। तो ये गलती हो गई थी, तो माउंट एबी जो है बहुत हद तक टूट चुका है। इसके अलावा यहां पर एक और माउंट है जिसको नाम दिया गया है माउंट एफ। क्या नाम दिया गया है? माउंट एफ। ये 6 मीटर लंबा है। कितना है? 6 मीटर लंबा है। तो 2 बातें निकल के आई। पहला तो पश्चिमी टीला है जिसको एबी कहा गया है। दूसरी बात क्या हो गई कि माउंट एफ है जो कि 6 मीटर लंबा है। इसके अलावा और क्या मिला है? हड़प्पा में अब जो महत्वपूर्ण चीजें मिली हैं उन पर आप फोकस करिएगा। तीसरी बात यहां की सबसे महत्वपूर्ण है कि यहां पर 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। 15 श्रमिक आवास मिले हैं। 15 श्रमिक आवास मिले हैं। और इसके बाद में देखा जाए तो 18, 15
12 12 अन्नागार मिले हैं। अब सुनिए, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आप मत होइएगा। 12 यहां पर अन्नागार मिले हैं और एक बृहद अन्नागार जो है वो मोहनजोदड़ो में मिला है। तो बृहद अन्नागार की अभी अपन चर्चा करने वाले हैं। अभी आप 12 अन्नागार को देखो। अब ये जो 3 चीजें मिली हैं, इनमें कार्य कैसे होता होगा? दरअसल रावी नदी के तट पर है, तो ये जो चबूतरे हैं इनका कार्य होता होगा कि यहां पर बैठ के लोग चीजों को बेचा करते होंगे, और जो नदियों से माल आया करता होगा पहले चबूतरे पर रखा जाता होगा, चबूतरे के बाद में ये जो 12 अन्नागार हैं यहाँ पर रख दिया जाता होगा। ये जो श्रमिक आवास हैं यानी मजदूरों के घर हैं, यहाँ पर वो श्रमिक रहा करते होंगे जो लोग यहाँ पर कार्य किया करते होंगे। इतनी चीजें जो है वो कहाँ से मिल रही हैं? हड़प्पा से मिल रही हैं। और क्या मिला है हड़प्पा से? यदि और हम चर्चा कर लें तो चौथी चीज की यदि बात कर लें तो हड़प्पा में सूती कपड़ा मिल रहा है। और ये जो सूती कपड़ा है दोस्तों, ये सूती कपड़ा कहीं ना कहीं एक श्रृंगार दान से लिपटा हुआ है। किससे? श्रृंगार दान से लिपटा हुआ है। ठीक है, यहां पर और क्या मिल रहा है? पांचवा अगर देखा जाए तो ताम्र भट्टियां मिल रही हैं। ताम्र भट्टियां मिल रही हैं। ठीक है, ताम्र भट्टियों से क्या आशा है कि यहाँ पर तांबे को गलाया जाता होगा, उससे विभिन्न प्रकार की चीजें बनाई जाती होंगी। तो ये सब की सब चीजें हमको हड़प्पा से प्राप्त हो जाती हैं। अब आगे चलते हैं मोहनजोदड़ो पर। मोहनजोदड़ो में क्या है? तो भैया 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो में खुदाई का कार्य आरंभ किया गया। मोहनजोदड़ो दरअसल सिंध पाकिस्तान के लड़काना जिले में है। कहां है? सिंध पाकिस्तान के लड़काना जिले में, सिंधु नदी के यह दाहिने तट पर स्थित है। क्लियर है? यहां पर भी 2 प्रमुख टीले मिले हैं, दुर्ग टीला और नगर टीला। कौन कौन सा है? दुर्ग टीला और नगर टीला। क्या है अभी अपन बताएंगे। दुर्ग टीला में विशाल स्नानागार, नगर टीला में अनेक भवन मिले हैं। यहां से मिट्टी के बर्तन हैं, मोहरे हैं, मूर्तियां हैं आदि प्राप्त हुई है। तो ये तो हो गया भैया किसके लिए? मेंस के लिए। प्री के लिए हमको यहां से क्या क्या निकालना है? निकालते हैं। मोहनजोदड़ो का जो नाम है वो क्या क्या है? देखिए, मोहनजोदड़ो को कहा गया है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। तो लोगों को लगता है कि मृतकों का टीला है, तो इसका मतलब है कि यहां पर कोई कब्रिस्तान वगैरह होगा। नहीं भाई, यहां कब्रिस्तान नहीं है। यहाँ पर शव और कंकाल तो काफी मात्रा में मिले हैं, पर कब्रिस्तान जैसी कोई यहाँ पर चीज देखने को नहीं मिलती। दोनों बात में अंतर है, बहुत ही मामूली अंतर है, समझिए। कब्रिस्तान का मतलब है एक ऐसी जगह जहां पर कब्र ही कब्र हो, मतलब कि जहां पर सिर्फ आदमियों को ही दफनाया जाए। ऐसी चीज मोहनजोदड़ो में नहीं मिल रही है, ऐसी चीज हड़प्पा में मिल रही है। वो कहां पर है? इसीलिए मैंने वहां रोक दिया था। तो यहाँ 5वां नहीं 6वां नंबर डाल दीजिए, R37। R37 यहां पर एक कब्रिस्तान मिला हुआ है। क्या मिला है? कब्रिस्तान मिला हुआ है। और 90 नर कंकाल मिले हैं। 90 नर कंकाल मिले हुए हैं। अब ये 90 नर कंकाल कौन है? ये जो 90 नर कंकाल हैं, कहा गया है कि ये गठिया रोग से मरे हुए हैं। किससे? गठिया रोग से। तो अब R37 कब्रिस्तान को भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर? चलिए, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा गया है। इसको कहा गया है सिंध का बगीचा। सिंध का बगीचा। मृतकों का टीला हो गया, सिंध का बगीचा हो गया, और इसका नाम क्या है दोस्तों? इसके अलावा यदि इसके नाम की हम बात करें तो इसको कहा गया है मोहनजोदड़ो को रेगिस्तान का शहर। रेगिस्तान का शहर। पूरी सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा यही है। तो एक बात तो यहां से ये देख लो, 3 नाम। दूसरी बात, पूरी पूरी की पूरी सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा यही है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे बड़ा स्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से मोहनजोदड़ो है। ठीक है। तीसरी बात, इसमें भी ये पश्चिम और पूर्वी दुर्गों में है। पश्चिम में है और पूर्वी दुर्गों में है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हड़प्पा है, तो इसके पश्चिमी जो दुर्ग है ये दुर्गीकृत है, यानी पश्चिमी जो इसका नगर है वो दुर्गीकृत है, और यहाँ वाला जो है वो दुर्गीकृत नहीं है, यानी कि यहाँ पर नॉर्मल व्यक्ति रहा करते होंगे। इस तरीके से है। अब यहां से मिला क्या क्या है उसको देख लेते हैं। यहीं से मिली है पाशुपतिनाथ की मूर्ति, सॉरी पाशुपतिनाथ की मोहर। जहां से हमने ये अंदाजा लगाया था कि शिव की पूजा की जाती होगी, है ना। 3 मुख वाले देवता हैं, नीचे क्रमशः उनके जानवर हैं, 2 हिरण, साइड में यदि देख लिया जाता है तो हाथी भी है, गेंडा भी है, भैंसा भी है, चीता भी है। इस प्रकार के जानवर हैं। तो पाशुपतिनाथ की मोहर यहां से मिली हुई है। अब क्या मिला है? 5वां मिला है सुमेरियन नाव। सुमेरियन नाव वाली मोहर भी यहां से मिली है। क्लियर हो गया। अब और क्या मिला है? तो 6वें रूप में हम यहां पर क्या देखते हैं, यहां पर जो मिला हुआ है वो है एक कलश। क्या मिला हुआ है? कलश।
ठीक है। सुमेरियन नाव जो मुहर है वो चांदी की है, याद रखिएगा, किसकी है? चांदी की है। एक कलश भी यहां से प्राप्त हो रहा है। सातवां क्या प्राप्त हो रहा है? सातवां हो रहा है सीप का पैमाना। सीप का पैमाना। अब देखिए, इसका जो अपन ने यहां पर देखा था, जो पूर्वी क्षेत्र था उसको दो भागों में बांटा जाता है। जो पूर्वी क्षेत्र था उसको दो भागों में बांटते हैं। इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा दोस्तों। इतने में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसका जो हमने यहां पर देखा था पूर्वी क्षेत्र था, इसको दो भागों में बांटा जाता है, एच आर वर्सेस डी के, या एच आर और डी के। तो ये जो एच आर वाला क्षेत्र है, यहां से दो महत्वपूर्ण चीजें मिल रही हैं और सीधा प्रश्न आता है दोस्तों। तो एच आर वाला क्षेत्र कौन सा? पूर्वी क्षेत्र में एच आर और डी के में विभाजित है। इसमें एक तो मिलती है नर्तकी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, जिसको क्या कहा गया है? डांसिंग गर्ल, ठीक है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज यहां पर मिलती है वो है दोस्तों पुजारी की मूर्ति। पुजारी की मूर्ति, ये जो पुजारी की मूर्ति है दोस्तों, ये पुजारी की मूर्ति मंगोलाइट प्रजाति का प्रतिनिधित्व करती है, जो कि त्रिपक्तीय साल ओढ़े हुए हैं। त्रिपक्तीय साल का मतलब है कि ऐसा साल ओढ़े हुए हैं जिस पर 3 फूलों वाली पत्तियां बनी हुई हैं, ठीक है। ये आप लोग जब थंबनेल ऊपर देखते हैं तो थंबनेल में एक बना है ना आदमी, वही है पुजारी की मूर्ति, याद रखिएगा, देख लीजिएगा। तो नर्तकी की मूर्ति हो गई और पुजारी की मूर्ति कहां से मिल रहे हैं? एचआर क्षेत्र से मिल रहे हैं। और जो नर्तकी की मूर्ति है ये किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो ये मंगोलाइट प्रजाति का प्रतिनिधित्व करती है। तो दोनों से ही प्रश्न आता है ना। सॉरी, जो नर्तकी की मूर्ति है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट का प्रतिनिधित्व करती है, पुजारी की मूर्ति मंगोलाइट का। तो इन दोनों को विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक। अब हम देख लेते हैं यहाँ का सबसे बड़ा है जो, वो है अन्नागार। इसको हम बोलते हैं विशाल अन्नागार। क्या बोलते हैं? विशाल अन्नागार। ये हो गया पहला। दूसरा है बृहद स्नानागार। बृहद स्नानागार, ठीक है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण है जो यहां पर है, देखिए, विशाल अन्नागार हो गया, बृहद स्नानागार हो गया, हाँ, एक हो गया विशाल अन्नागार और एक हो गया बृहद स्नानागार और बृहद स्तंभ घर, ठीक है। ये 3 चीजें यहां से मिली हुई हैं। ये जो विशाल अन्नागार है दोस्तों, यही सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी एक तरीके से इमारत मानी जाती है। इसका जो एक तरीके से मापन है वो है 50 गुणित 70 मीटर। 50 गुणित 70 मीटर, यानी कि ये 50 गुणित 70 मीटर पे है। मतलब कि 50 इसकी यदि चौड़ाई है तो 70 इसकी लंबाई है। यही विशाल अन्नागार है। छोटे छोटे जो अन्नागार थे वो तो हमको मिल ही रहे थे। कहां से मिल रहे थे दोस्तों? वो हमको मिल रहे थे हड़प्पा से मिल रहे थे। 12 जो मिले हुए 6-6 की पंक्तियों में है, अपन ने चर्चा कर ली उनकी। पर ये जो मिल रहे हैं ये सबसे बड़ा है, ठीक है। इसी प्रकार से स्नानागार है। इस स्नानागार को यदि देखा जाए तो जो मार्शल है वो विश्व का आश्चर्य कहता है। ये जो स्नानागार है, ये जो स्नानागार है, इस स्नानागार को जो मार्शल है वो क्या कहता है? मार्शल इसको विश्व का आश्चर्य कहता है। विश्व का आश्चर्य, क्योंकि ये जो स्नानागार है, इस स्नानागार में बाकायदा सीढ़ियां बनी हुई हैं। इस प्रकार से बना हुआ है। मान लीजिए ये स्नानागार है, इसी में एक जलकुंड है, यहाँ छोटे छोटे से कमरे बने हुए हैं, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी ये उत्तर है ये दक्षिण है, यहाँ पर सीढ़ियां बनी हुई हैं आने जाने के लिए। लोग आएंगे, यहां से आएंगे लोग, इसमें बढ़िया नहाएंगे, नहाने के बाद में अपना घर पर जाएंगे, कपड़े वगैरह चेंज करेंगे, फिर पूजा के लिए निकलेंगे। इस तरीके से ये बना हुआ है। इसका एक मापन है जो अभी अपन आगे देखेंगे कि कौन कितना कितना है, उसको आपको याद ही करना पड़ेगा। तो मैं बीच में लेके नहीं आता ऐसी चीजों को, जिनको याद करने में दिमाग ज्यादा खराब हो, तो उनको मैंने लास्ट में रखा है। सीधा आप ऑप्शन देख लेना और सीधे समझ जाना। बाकी इसको समझने की दृष्टि से उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां हैं, आसपास में छोटे छोटे घर बने हुए हैं, बीच में जल है। इस जल में जल आने की भी गजब की व्यवस्था बना रखी है, और जो पानी खराब निकलेगा
उसको नीचे से निकाल देने की भी गजब की व्यवस्था बनी हुई है। तो ये जो बृहद स्नानागार है ये दोस्तों मोहनजोदड़ो में मिल रहा है। तो मोहनजोदड़ो में आपको पर्याप्त जानकारी मिल गई है। अब हम आगे चलते हैं। अब आता है चहुंदड़ो। ये क्या है भैया? चहुंदड़ो भी मोहनजोदड़ो के समान ही सिंध नदी के तट पर है। ये लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यहां से मकान मिला है, शौचालय मिला है, स्नान गृह मिला है, मनके बनाने का कारखाना मिला है। सबसे महत्वपूर्ण चहुंदड़ो से जो प्रश्न प्री में पूछा जाता है वो होता है दोस्तों, तो पहला याद रखिएगा, खिलौनों का कारखाना कहां से मिला है? तो चहुंदड़ो से। खिलौनों का कारखाना। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, पक्की ईंटें मिली हैं, पक्की ईंटों की नालियां मिली हैं, पक्की ईंटों की नाली मिली है। यहां पर एक मुहर मिली हुई है। क्या मिली है? मोहर। वो किस तरीके की है? वो मोहर ये बताती है कि कोई एक बिल्ली है जो दौड़ रही है और कुत्ता उसका पीछा कर रहा है। तो बिल्ली के दौड़ता हुआ चित्र, बिल्ली का दौड़ता हुआ चित्र और कुत्ते का पीछा करते हुए, कुत्ता नहीं है, कुत्ते के पंजे के निशान है, तो बिल्ली का दौड़ता हुआ चित्र भी चहुंदड़ो से मिला हुआ है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जिससे प्रश्न आता है दोस्तों, सौंदर्य प्रसाधन का पूरा जो सामान है वो चहुंदड़ो से ही मिल रहा है। सौंदर्य प्रसाधन, तमाम तरीके की चीजें जो जो आप जानते हैं सीधा लिख दीजिएगा। लिपस्टिक, कंघी और पाउडर, क्रीम फ्रीम, तमाम इत्र, जितनी भी सब चीजें हैं वो सभी सौंदर्य प्रसाधन का चहुंदड़ो से ही मिल रही हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं सुत का गैंडूर। इसको मैंने शुरुआत में ही बताया था, व्यापारिक मार्गों का चौराहा कहलाया था। यह पाकिस्तान के मकराना में, पाकिस्तान का जो मकरान तट है या मकराना तट है, में समुद्र तट के किनारे स्थित है। यहां से दुर्ग, बंदरगाह तथा निचले नगर के अवशेष मिले हुए हैं। कोट दीजी क्या है? यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। कोट दीजी, यहां से मिले हैं चित्रित मृदभांड, चूड़ियां मिली हैं, मूर्तियां, मोहरें आदि प्राप्त हुई हैं। मांडा, ये जम्मू से लगभग 28 किलोमीटर की दूर स्थित है। यह से हड़प्पा कालीन मृदभांड मिले हुए हैं। क्या मिले हुए हैं? मृदभांड मिले हुए हैं। दैमाबाद, यह महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। यहां से मृदभांड, बर्तन आदि मिले हुए हैं। अब भैया कालीबंगा, ये महत्वपूर्ण स्थल है तो इस पर हम चर्चा करेंगे। कालीबंगा का मतलब होता है, काली का मतलब चूड़ी और काली का मतलब काले और बंगा का मतलब चूड़ी। तो काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था, फिर से बता दूं सबसे पहली बात कि इसको कहा गया है दीनहीन बस्ती। दीनहीन बस्ती, ये सब लिखते चलिएगा दोस्तों, सब आते हैं प्रश्न। पहले इसका पढ़ लेते हैं। सर्वप्रथम 1951 में अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की थी। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद 1960 में यहां बीबी लाल एवं बी के थापर के नेतृत्व में खुदाई का कार्य शुरू किया गया। यहां से मिट्टी के बर्तन, उपकरण और कब्रिस्तान आदि मिले हुए हैं। कब्रिस्तान कहां से नहीं मिला? तो मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान नहीं मिला। नरकंकाल तो बहुत मिल रहे हैं पर मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान नहीं मिला। शायद मैं एक चीज बताना भूल गया था तो यहां बता देता हूं दोस्तों मोहनजोदड़ो पर, कि मोहनजोदड़ो की एक बात और है। कितनी बता दिए थे अपन ने? 4 बता दिए थे ना। और 5वीं बात को और जोड़ लेना कि यहां पर 37 नरकंकाल मिले हैं। 37 नरकंकाल। 90 कहां मिले थे? हड़प्पा में, जो गठिया रोग से मर गए थे। 37 नरकंकाल यहां मरे हैं जो कि मलेरिया से मरे हैं। किससे? मलेरिया से। और ये बात कौन कहता है? कैनेडी। कैनेडी कौन है? ये भी इतिहासकार है, कैनेडी। ठीक है, 27 नरकंकाल जो कि मलेरिया से मरे हुए हैं। क्लियर? चलिए, एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब कालीबंगा से क्या मिला हुआ है? तो दीनहीन बस्ती में, दीनहीन बस्ती तो इसको कहा ही गया है, चूड़ियों वाला शहर है। ठीक, इसके अलावा देखा जाए तो यहां पर ही जो आता है, बार बार पूछा जाता है, वो है जुता हुआ खेत। जुता हुआ खेत मिला है। अब ये जो जुता हुआ खेत मिला है, इसमें इस तरीके से ये जुता हुआ है ऐसा। आप कहेंगे सर खेत जोतने में तो सीधी सीधी लाइनें चलती हैं, 2 लाइनें क्यों हैं? 2 फसल लिया करते थे दोस्तों, सरसों और चना। सरसों भी है और चना भी है। तो जुता हुआ खेत मिल गया यहां से। और क्या मिला हुआ है कालीबंगन से? कालीबंगन से यदि और बात करें तो मिट्टी का, यहां से छोटे छोटे खिलौने मिले हुए हैं, मिट्टी के खिलौने मिले हुए हैं।
क्या मिले हैं? मिट्टी के खिलौने। तो जुता हुआ खेत हो गया, दीनहीन बस्ती हो गई, काले रंग की चूड़ियां हैं। इसके अलावा कालीबंगन में जो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए जो नालियां हैं, वो नालियां कैसी बनी हुई हैं? तो नालियां जो है वो लकड़ी की मिली हुई हैं। जो नालियां हैं वो लकड़ी की मिली हुई हैं। ठीक, क्लियर है? चलिए अब आते हैं लोथल पर। तो ये भोगवा नदी के तट पर है 1954 में। किसके? भोगवा। 1954 में रंगनाथ राव ने लोथल की खोज की है। गुजरात प्रांत के अहमदाबाद जिले में धोलका तालुका में, कहा? धोलका तालुका एक जगह है जहां भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यहां से मिट्टी के बर्तन, उपकरण, बांट आदि प्राप्त हुआ है। यहाँ की खुदाई में एक गोदी डॉकयार्ड भी मिला है। डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह। अब यहां से क्या क्या मिला है देख लेते हैं। लोथल को सबसे पहली बात लघु हड़प्पा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु हड़प्पा। आता है प्रश्न। और लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लघु मोहनजोदड़ो। ठीक, पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि ये जो लोथल है, इस लोथल में अगर देखा जाए तो यदि इसके नगरों की हम बात करेंगे तो इसके नगर दुर्गीकृत नहीं है। क्यों नहीं है दुर्गीकृत? क्योंकि दरअसल ये नदी के किनारे तो है, साथ साथ समुद्र से भी इसकी दूरी है। और इस लोथल के जो घर हैं वो, उनके खुलने का जो तरीका है वो मेन सड़क पर ही है, पीछे की तरफ से नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर धूल धक्कड़ वगैरह नहीं आता। बाकी सभी जगह पर देखेंगे तो सिंधु सभ्यता में इस तरीके से घरों के स्थल को बनाया गया है कि उनका जो दरवाजा है वो घर के पीछे की ओर खुलता है, मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलता, ताकि धूल वगैरह अंदर ना आए। पर लोथल में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि लोथल स्वयं ही समुद्र के किनारे है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है जो पूछा जाता है प्रश्न के तौर पर। इसके अलावा लोथल को यदि हम देख लें तो लोथल पर बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। लोथल को लघु हड़प्पा कह दिया गया, लघु मोहनजोदड़ो कह दिया गया, है ना। लोथल से चावल के साक्ष्य मिल रहे हैं। चावल के साक्ष्य मिल रहे हैं। लोथल से सीप का पैमाना मिल रहा है। किसका? सीप का पैमाना। अब आप कहोगे सर ये तो वहां से भी मिला है, मोहनजोदड़ो से। तो हाँ भैया, ये मोहनजोदड़ो से भी मिला हुआ है और लोथल से भी मिला है। जब ऑप्शन में आएगा तो दोनों में लगाना पड़ेगा आपको। कहाँ कहाँ से है? तो लोथल से और मोहनजोदड़ो से। और क्या मिल रहा है? यज्ञ कुंड मिल रहे हैं। यज्ञ कुंड, हवन कुंड मिल रहे हैं। हवन कुंड। और महत्वपूर्ण क्या मिल रहा है? 5वें नंबर पर आता है युगल समाधि। क्या है? युगल समाधि। ये 3 युगल समाधियां मिल रही हैं। तो यहां से ये अनुमान लगाया जाता है, 3 है गिनती में, 3 युगल समाधियां हैं। यहां से ये अंदाजा लगाया जाता है कि सती प्रथा विद्यमान रही होगी। लेकिन अभिलेखीय साक्ष्य, अभिलेखीय साक्ष्य हमको भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है, जो कि गुप्त शासक का है। और वो कहां का है शासक? सागर का है। वो अभिलेखीय साक्ष्य है, लेखों में लिख दिया गया है, अभिलिखित है। यहां अभिलिखित नहीं है। मिलते तो यहां पे भी है सामने देखने पर लेखन की दृष्टि को तो जो जो लेखन कला है उसको तो हम पढ़ ही नहीं पाए, तो उसको अभिलिखित नहीं कहते। तो सती प्रथा का जो साक्ष्य है वो 3 युगल समाधि के रूप में लोथल में ही देखने को मिल जाता है। मैं जिस लेवल की बात कर रहा हूं दोस्तों, यहीं पर यूपीएससी आपको घुमाने की कोशिश करता है। तो ये पूरे कंसेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से आ जाने चाहिए। ठीक है, तो हमने देख लिया कि युगल समाधि मिल रही है। छठवां और क्या मिल रहा है? छठवां यहां सबसे महत्वपूर्ण, जो कि मिस्र में ममीज हुआ करती थी, वही ममीज यहां भी मिल रही है। ममीज, इसको इजिप्शियन कहा जाता है। इजिप्शियन यानी कि व्यक्ति जब समाप्त हो जाए तो उसको बहुत सारे कपड़ों में लपेटकर और अन्य प्रकार के केमिकलों को डालकर रखा जाता है ताकि उसका कुछ बिगड़े नहीं, है ना, या सड़े नहीं, या कुछ ऐसा ना हो, इस तरीके का कुछ रहता है। तो वही जो ममीज है उसका जो साक्ष्य है वो भी हमको लोथल में देखने को मिल रहा है। 6 चीजें देखी, आगे बढ़ जाएं। रंगपुर, रंगपुर से क्या है? रंगपुर से मुख्यतः क्वेश्चन आता है कि धान की भूसी। तो धान की भूसी जो है वो यहां से मिल रही है। ठीक है, धान की भूसी। 53-54 में रंगनाथ राव के नेतृत्व में रंगपुर की खुदाई का कार्य शुरू हुआ। यहां से कच्ची ईंटों की दुर्ग, नालियां, मिट्टी के बर्तन, बाट पत्थर के उपकरण आदि प्राप्त हुए हैं। धान की भूसी के प्रमाण यहां से मिले हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा। उस पर क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ जाता है।
धौलावीरा, ये महत्वपूर्ण है। धौला का मतलब होता है सफेद और वीरा का मतलब होता है कुआं। तो यहां से क्या क्या मिल रहा है, धौलावीरा को नाम ही इसीलिए सफेद कुआं है। तो सबसे पहली बात, वक्राकार ईंटें, वक्राकार ईंटें क्या मिली हैं, वक्राकार ईंटें। अब ये जो वक्राकार ईंटें मिली हुई हैं, एक चीज और दोस्तों, कालीबंगा में मैंने बताना हो गया, तो तीसरा चौथा हो गया था। अब पांचवी चीज जो कालीबंगा में मिल रही है, देख लीजिए, वो अपन ने आगे बता दिया कि इतनी सारी चीजें होती हैं कि वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे निकलती हैं, धीरे धीरे याद आती हैं। कालीबंगन में एक चीज और मिल रही है, वो है मनुष्य की खोपड़ी। क्या मिल रही है, मनुष्य की खोपड़ी। और उस खोपड़ी में है क्या, ये महत्वपूर्ण बात है। मनुष्य की जो खोपड़ी है उसमें महत्वपूर्ण बात है कि वो इस तरीके से है और उसमें 3 छेद हैं। तो ये 3 नहीं 6 छेद हैं। अब ये जो 6 छेद हैं, ये 6 छेद किसी ने निशाने से तो मारे नहीं होंगे, आदमी को मारना है तो एक मारेगा तीर, 2 मारेंगे तीर, 6 बार थोड़ी ना मारेगा। तो ये जो 6 छेद है बहुत अच्छी तरीके से बनाए गए हैं। तो यहां से ऐसा लगता है कि शल्य चिकित्सा भी यहां पर होती थी। क्या होती थी, शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा। यदि मान लीजिए कोई चीज छूट जाती है तो पूरी की पूरी क्लास में मैं कहीं ना कहीं उसको आपको जरूर बता दूंगा। कोशिश ये करूंगा कि जितनी भी चीजें हैं वो आपको इन्हीं क्लासों में मिल जाए, फिर आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। ठीक, आगे चलते हैं। तो धौलावीरा में हमने क्या देखा कि वक्राकार ईंटें हैं। वक्राकार ईंटों की आवश्यकता कहां पड़ती है, या तो दीवार के कोनों में पड़ेगी या फिर जो कुएं होंगे उनमें। तो अगर देखा जाए तो सिंधु सभ्यता के जितने भी स्थल हैं उन सभी के घरों में कुएं जरूर पाए गए हैं। धौलावीरा में तो मुख्यतः कुएं ही पाए गए हैं और वक्राकार ईंटें कुएं में प्रयोग की जाती थी। तो ये धौलावीरा में है। दूसरा क्या मिला हुआ है, 2 चीजों को याद रखिएगा, विशाल स्टेडियम, विशाल स्टेडियम पहली चीज, प्लस विशाल जलाशय। ये दोनों के दोनों ही धौलावीरा में पाए गए हैं। विशाल स्टेडियम भी है और विशाल जलाशय भी यहां पर पाया गया है। क्लियर। और वक्राकार ईंटें तो इस धौलावीरा से मिल ही रही हैं। आप देख लेते हैं, धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में, और ये है कहां, लूनी नदी के तट पर है। तालुका में स्थित है। तालुका एक जगह है जो कि नदी अगर देखी जाए तो लूनी नदी है। कौन सी, लूनी नदी है। 1967 और 68 में जेपी जोशी ने धौलावीरा की खोज की थी, परंतु इसकी विस्तृत खुदाई 1990-91 में डॉक्टर RS विष्ट के द्वारा की गई है। यहां अनेक जलाशय हैं, एक विशाल स्टेडियम है, पाषाण खंड है, पाषाण स्तंभ आदि मिले हुए हैं। यह नगर 3 भागों में विभाजित था। कौन सा नगर कितने भागों में विभाजित था, 4 प्रकार से इससे क्वेश्चन आते हैं, जो भी अपन आगे चर्चा कर लेंगे, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना। एक चीज आप लोग याद रखें कि यहां से एक साइन बोर्ड भी प्राप्त हुआ है। आता है प्रश्न, देखा होगा आप लोगों ने साइन बोर्ड। देखिए, जो व्यक्ति जिन लोगों ने पहले कभी तैयारी कर रखी है और यदि वो लोग इन वीडियो को देखते हैं, क्लास को देखते हैं, तो उनको बड़ा मजा आ रहा होगा, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि हाँ यार पूरी की पूरी जानकारी एक तो एक जगह पर मिल रही है, दूसरी बात क्या क्या चीजें आई हुई हैं ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है। तो उनको बड़ा मजा इसलिए आ रहा होगा कि हाँ यार ये चीजें परफेक्ट मिल गई। जो लोग नए हैं तो वो लोग विश्वास करिए और देखिए, यही चीजें आपको पढ़नी है और यही चीजें आपकी बाद में भी आएंगी, यही काम आने वाली हैं। तो साइन बोर्ड मिला हुआ है। साइन बोर्ड का मतलब नहीं जानते, अरे जब आप रास्ते पे जाते हो तो देखते हो ना कि सागर 80 किलोमीटर बचा है, जबलपुर 280 किलोमीटर बचा है, इसी तरीके का साइन बोर्ड यहां पर भी है। उस साइन बोर्ड में 10 चिन्ह बने हुए हैं। अब वो चिन्ह कैसे हैं, चूंकि पढ़ भी नहीं पाए हैं, पर कुछ नाम वगैरह उसमें लिखा हुआ है। तो साइन बोर्ड भी यहां से मिल रहा है। ठीक, मीठा थल यहां से क्या है, तो कौन कौन सी चीजें हुई, वक्राकार ईंटें, विशाल स्टेडियम, विशाल जलाशय, साइन बोर्ड के चिन्ह यहां से मिल रहे हैं। मीठा थल यह हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है। यहां से पत्थर की बांट, शंख की चूड़ियां, मिट्टी के बर्तन, खिलौने, गाड़ियां, पहिया आदि मिले हुए हैं। राखी गढ़ी यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहां से दुर्ग है, प्राचीर है, अन्नागार है, अग्नि वेदिकाएं आदि मिली हुई हैं। बनावली यहां से क्या मिला है, यहां से एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि मिट्टी का हल कहां से मिला है, तो बनावली ये हरियाणा में है, तो मिट्टी का हल यहां से मिला हुआ है। इसके अलावा बनावाली क्या है, तो बनावाली को कहा जाता है रईसों का नगर। क्या कहा जाता है, रईसों का नगर। क्यों कहा जा रहा है रईसों का नगर, यहीं से सुनारों के घर मिले हैं, रत्न मिले हैं, सोने से बने आभूषण मिले हुए हैं और व्यापार भी यहां से होता था। तो इसको रईसों का नगर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सोना, सुनार, रत्न आदि मिले हुए हैं। इसके अलावा विशाल स्तंभों वाला एक घर मिला हुआ है, या इसको बहुकक्षीय मकान भी कहते हैं, बहु
कक्षीय मकान भी कहते हैं। इस बहुकक्षीय मकान में पता है क्या है, आप विश्वास नहीं मानोगे, इसमें वॉश बेसिन है, वॉश बेसिन, जिसका प्रयोग आज आप घर पर करते हो। ऐसी चीजों को सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुत पहले कर चुके हैं, वॉश बेसिन का वो प्रयोग कर रहे हैं। सोचिए आप, पानी की किस तरीके से व्यवस्था की गई होगी, क्या दिमाग लगाया गया होगा। तो ये शुरुआती दौर में ही हमको देखने को मिल जाता है। और आता है ये क्वेश्चन, वॉश बेसिन कहाँ पर है, बनावाली, हरियाणा, रईसों का नगर। इसके अलावा ये जो बनावाली है, इसको चारों तरफ से जो घेरा गया है वो झील से घेरा गया है। किससे घेरा गया है, झील से। मतलब एक खुदाई करवा दी, एक खाई बनवा दी, ताकि बाहर के लोग आक्रमण वगैरह ना कर पाए। तो ये बनावाली की एक तरीके से पूरी की पूरी, पूरा का पूरा चित्र था। ठीक है, ये झील इस तरीके से मैंने बता दी, बना दी डबल में, ताकि आप भूले नहीं। ठीक, अब देखिए, यह हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। 73 से 74 में रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में बनवाली की खुदाई का कार्य किया गया। यहाँ से अग्नि वेदिकाएं, मिट्टी का बना हुआ हल, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है दोस्तों, मिट्टी के बर्तन, गोलियां, मन के मूर्तियां मिली हैं। मन के मूर्तियां तो लगभग सभी जगह मिले हैं। ये याद रखना कि चहुंदड़ों से मन के बनाने का कारखाना हमको प्राप्त हुआ है, साथ साथ में मोहनजोदड़ो से भी मन के बनाने का कारखाना। और सोने की मनके की जो माला है वो हमको हड़प्पा से मिली है। बाकी मनके जो है वो सभी जगह मिल रहे हैं। मनके का मतलब जो मोतियां होते हैं वही मनके हैं। रोपण, जो कि मैंने शुरुआत में बताया, यह पंजाब से स्थित है। यहाँ से मकान, कब्रिस्तान, मोहरे, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। और यहाँ पर जो कब्रिस्तान तो मिला ही है, साथ साथ में यहाँ पर जो समाधि मिली है वो है युगल समाधि। कुत्ते के साथ दफना दिया, बताइए, युगल समाधि। ठीक है, अब ये कंफर्म नहीं कह सकते कि आदमी मर गया तो कुत्ते को भी साथ में मार के गाड़ दिया, या ऐसा हुआ हो कि आदमी मर गया हो, कुत्ता बाद में मरा हो तो पास में गाड़ दिया गया हो। वो जो भी रहा हो, ये चीज कंफर्म नहीं है। संगोल, यह पंजाब के लुधियाना जिले में स्थित है। यहाँ तलवार तथा बिष्ट के नेतृत्व में खुदाई का कार्य किया गया। यहाँ से सिंधु सभ्यता के अंतिम स्तर से लेकर चित्रित धूसर, मृदभांड तथा ऐतिहासिक काल तक के अवशेष मिलते हैं। अब संगोल में एक तरीके से देखा जाए तो जब पतन हो रहा है तो लास्ट में चित्रित मृदभांड वगैरह यहाँ पर मिलते हैं। बाड़ा, यह रोपण के समीप स्थित है। यहाँ की खुदाई से ज्ञात होता है कि यह नगर भी सिंधु सभ्यता के केंद्र में था। उसी प्रकार की सभी चीजें मिल रही हैं, तो फिर उनका ज्यादा विस्तृत उनकी बातें नहीं बताई जाती। ठीक है, तो बाड़ा हो गया, संगोल हो गया, जो महत्वपूर्ण थे वहां से जो प्रश्न आते हैं वो मैंने आपको बता दिए। आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन सबसे महत्वपूर्ण है। अब नगर नियोजन को हम देखते हैं। तो नगर है, सड़कें हैं, नालियां, कुएं हैं, सफाई रोशनी है, सार्वजनिक स्नानागार है, भवन निर्माण है। मैं आपको नगर नियोजन बताऊं उसके पहले यहाँ पर एक थोड़ी सी जो चित्र है वो बनाना, जो एक चित्र है सभी नगरों का मोटे मोटे तौर पर, उसको आप लोग देख लें। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रत्येक नगर हैं, हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, लोथल हो, और भी जो शहर हैं, उनको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक ये है भाग, एक ये भाग है। ये दोनों के दोनों भागों में देखा जाए तो ये जो पश्चिमी सिरा है, इसको एक दुर्ग से दुर्गीकृत, या एक तरीके से एक दीवार से दुर्गीकृत कर दिया गया है, और थोड़ा ऊंचे स्थान पर है, ये थोड़ा नीचे स्थान पर है। यहां पर आम लोग रहा करते थे, और यहां पर जो मुख्यतः होंगे शासक वर्ग होगा या पुरोहित वर्ग होगा, जो उच्च लोग हैं वो लोग रहा करते थे। तो ऐसी व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में अधिकतम जगह पर है। बड़े बड़े शहरों में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में है। ठीक है, मोहनजोदड़ो में इस तरीके से अधिकतम जगह पर है। दो भागों में तो सभी शहर बटे हुए हैं, धौलावीरा को छोड़कर। ठीक, अब भैया एक चित्र तो ये बन गया, तो ये हो गया हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का। अब हम जब दूसरा चित्र बनाएंगे तो वो हम बनाते हैं लोथल और सुरकोटदा का। इसमें भी दो है, तो क्या है, लोथल और सुरकोटदा। ठीक, अब इसी तरीके से दो है, जो है कालीबंगन का। भी बताता हूं इन सब में क्या क्या अंतर है। कालीबंगन, और इसी तरीके से एक और है जो है तीन भागों में, ये है धौलावीरा का, धौलावीरा का। अब देखिए, अब समझिए, लोथल और जो सुरकोटदा हैं, इनमें दोनों ही दुर्गीकृत हैं। इस तरीके से दोनों दुर्गीकृत हैं। क्लियर है। कालीबंगन में यदि देखा जाए तो एक ही प्राचीर से दोनों नगर दुर्गीकृत हैं। क्लियर।
और धोलावीरा में जो नगर है उसको 3 भागों में बांटा गया, 1 2 3, और तीनों ही भाग दुर्गीकृत है। क्लियर? तो हमने क्या देखा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जहां पर एक जगह दुर्ग है या प्राचीर है, दूसरी जगह पर नॉर्मल नगर है। तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो साथ साथ में और भी जो स्थल हैं वो इसी तरीके से हैं। मुख्यतः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में ये साफ उभर कर दिखाई देते हैं, इसीलिए इनका नाम लिया गया है। लोथल सुरकोटदा अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं। वहीं कालीबंगन को यदि हम देख लें तो एक ही प्राचीर से दोनों नगर घिरे हुए हैं। धौलावीरा की यदि हम बात कर लें तो ये अगर देखा जाए तो ये 3 भागों में बटा हुआ है और तीनों भागों को दुर्गीकृत किया गया है। यहां से दोस्तों प्रश्न आता है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा। ठीक, अब हम इनके नगरों को देखते हैं किस तरीके से। तो ये तो इनका मोटा मोटा हो गया। अब नगरों के अंदर क्या है, ये जो दूसरा वाला हिस्सा है यही है नगर। अब इनमें किस तरीके से व्यवस्था है उसको हमको देखना है। ठीक है, चलिए उसी में नगर भी आएंगे। अब देखिए इसी में नगर आएंगे, इसी में तो सड़कें होंगी, इसी में नालियां कुआं होंगे, सफाई और रोशनी की व्यवस्था होगी, स्नानागार होंगे और भवन निर्माण होगा। नगर देखिए, सिंधु सभ्यता के नगरों का जो निर्माण है एक निश्चित योजना के अनुसार किया गया था। सिंधु निवासी नगर निर्माण में बड़े कुशल थे। नगरों का निर्माण बड़े वैज्ञानिक एवं सुव्यवस्थित ढंग से किया गया था। इन नगरों के आधार योजना के निर्माण की शैली तथा नगरों में आवास की व्यवस्था में आश्चर्यजनक समानता और एक रूपता दिखाई देती है। यानी कि जैसे नगर हड़प्पा में दिखेंगे वही मोहनजोदड़ो में दिखेंगे, आगे चलेंगे तो वही दूसरी जगह भी दिखाई देंगे, कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन, बाकी सभी एक जैसा। ऐसा लगता है कि कोई नगर पालिका रही होगी, कोई तो ऐसी व्यवस्था रही होगी कि सभी एक जैसे दिख रहे हैं। व्यवस्था में आश्चर्यजनक समानता और एक रूपता दिखाई देती है। इससे यह ज्ञात होता है कि सिंधु सभ्यता निवासी नगरों का निर्माण योजना बनाकर ही करते थे तथा इन नगरों एवं भवनों की योजना बनाने वाले तथा उनका निर्माण करने वाले कुशल इंजीनियर थे। प्रायः प्रत्येक नगर के पश्चिम में एक दुर्ग बना हुआ है। जैसा कि मैंने बताया, पश्चिम में ये इस तरीके से पश्चिम में एक दुर्ग बना है। ठीक है, अब ये बना है दुर्ग, ये ऊंची स्थान पर है, थोड़ा ऊंचे स्थान पर है, और निचले स्तर पर एक नगर का भाग है। ये छोटा सा हमने बना दिया, मान लीजिए निचला स्तर, तो ये नगर का भाग है जहां सामान्य लोग रहते होंगे, दुर्ग में प्रमुख अधिकारी रहते होंगे। इस तरीके से घर बने हुए हैं। ठीक, नगर हो गए। सड़कें सबसे महत्वपूर्ण, सिंधु घाटी के नगर की सड़कें भी एक निश्चित योजना के अनुसार बनाई गई थी। यह सड़क पूरब से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। ठीक इसी प्रकार से अब यहां पर अपन बनाने का प्रयास करेंगे, ये इस तरीके से। ठीक, सबसे महत्वपूर्ण बात, समकोण पर काट रही है। देखिए, ऐसा वैदिक काल में नहीं देखने को मिलेगा, बहुत आगे देखने को मिलेगा। इस प्रकार इन सड़कों के द्वारा प्रत्येक नगर कई खंडों में बढ़ जाता था। अब नगर क्या होगा, मान लीजिए ये पूरा नगर है तो खंडों में बढ़ गया। अब ये सड़कें ऐसी थोड़ी ना होंगी, ये तो मैंने एक बता दी। इस तरीके से यहां भी लाइनें हो सकती हैं, यहां भी लाइनें हो सकती हैं, यहां भी, तो ये कई खंडों में बढ़ जाएगा। ठीक, मोहनजोदड़ो की जो मुख्य सड़क है वो 33 फीट चौड़ी थी। मोहनजोदड़ो की ये जो है ये कितनी है, 33 फीट चौड़ी है। ठीक, यद्यपि समस्त सड़कें मिट्टी की बनी होती थी परंतु फिर भी उनकी सफाई का बड़ा ध्यान रखा जाता था। जो मैके हैं, मैके कहते हैं कि इनमें सफाई का ध्यान इस विन्यास से किया गया है, इस अनुसार ढलान वगैरह सड़कों में बनाई गई है कि यहां कचरा रुकता ही नहीं। ये उन्होंने अपना, उनकी कोई टेक्निक थी, कोई वैज्ञानिक पद्धति थी कि हवा कितनी भी चलती रहे, सड़कों पर कितनी भी धूल आ जाए, पर वो हवा के माध्यम से अपने आप हो जाया करती थी, साइड में इकट्ठी हो जाती थी। इस तरीके से उन्होंने बनाया है। डॉक्टर मैके का कथन है कि सड़कों का विन्यास कुछ इस प्रकार से था, हवा स्वयं ही सड़कों को साफ करती रहे। इन सड़कों को गलियों से मिलाया गया था। अब ये जो सड़क हैं ये बड़ी बड़ी, इनमें छोटी छोटी गलियां थी। ये इस तरीके से गलियां थी, बिल्कुल छोटी छोटी सी, और यहां पर मकान बने हुए थे। ये बने हैं मकान। ठीक, अब देखिए ये बना दी, ये छोटी सी गली है और ये बन गए क्या, मकान। ये हैं सब मकान, इस तरीके से मकान थे। तो ये गलियां हो गई पीछे की तरफ और मकान का जो मुहाना हो गया, मुख्य वो हो गया सड़क की तरफ है था। अब देखिए इन सड़कों को गलियों से मिलाया गया था। नगर की गलियां 4 फुट से 9 फीट तक चलती थी या थी। तो ये कितनी थी, 4 से 9 फीट, और ये 33 फीट थी गलियां थी। और निश्चय ही उनका निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। मोहनजोदड़ो की एक सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे चबूतरे बने हुए मिले हैं। अब ये जो सड़क है तो यहाँ पर चबूतरे भी मिले हुए हैं। आजकल आप देखते हो पुलिया पे आदमी लोग बैठ जाया करते हैं, थक गए तो बैठ गए, उसी प्रकार वहां चबूतरे बने हुए हैं। संभवतः दुकानदार इन पर बैठकर अपनी वस्तुएं बेचते रहे होंगे। हो सकता है उस समय वस्तुएं बेचते हों, आज तो आदमी लोग नॉर्मल बैठते ही हैं।
कहीं कहीं सड़कों के किनारे भोजनालय भी बने हुए हैं। इन्हीं पर क्या बने हुए हैं? भोजनालय भी बने हुए हैं। तो ये तो हो गई इनकी सड़कें। नालियों को देख लिया जाए। नगरों में नालियों का जाल बिछा हुआ है। पहले तो नगर बना लें, इस तरीके से अपन ने देखो ये बना लिया, ठीक, ये बना लिया। अब ये सब नगर हैं। क्या चित्र से जल्दी अच्छे से आप लोग समझ पाओगे? ये सब बने, ठीक है। अब ये है, ये छोटी छोटी सी गलियां हैं जो मुख्य सड़क से गई हुई हैं। अब देखिए, नगरों में नालियों का जाल बिछा हुआ है। वर्षा और मकान के पानी को निकलने के लिए सड़कों के किनारे नालियां बनी हुई थी। प्रत्येक घर की नाली वहां जाकर मिलती थी। हर गली कूचों में गंदे पानी के निष्कासन के लिए पक्की नालियां बनाई जाती थी, जो ईंट अथवा पत्थर से ढकी रहती थी। नालियों की जुड़ाई प्लास्टर में मिट्टी, चूने तथा जिप्सम का प्रयोग किया गया था। अब ये जो है ना, इनके किनारे किनारों पर सभी जगह पर नालियां बनी हुई हैं। एक बार मैं समझा देता हूं दोस्तों। नालियां बनी हुई हैं, प्रत्येक घर है, जो वहां पर प्रत्येक घर है, उन घरों में ऊपर वर्षा के पानी के माध्यम जो होगा वो बह जाने का क्या होगा, साइड में एक पाइप लगा था, उस पाइप से पानी आया करता था। वो जो पाइप है वो नीचे नली से कनेक्टेड था, किससे, नालियों से। तो वो पानी पूरा नालियों में चला जाया करता था। और जो नालियां थी, उन नालियों की महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि उनमें चैम्बर बने हुए थे, इस तरीके से चैम्बर। अब ये चैम्बर का काम क्या होता था? ये जो नालियां थी, इनमें चैम्बर का मुख्य कार्य ये होता था कि पानी में जब कभी कचरा आया करता था तो कचरा चैम्बर में घुस जाता था और पानी पानी निकल जाता था। आप देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है। कचरा चैम्बर में घुस गया, पानी पानी निकल गया। अब जब उनको नालियों को साफ करना होगा तो पानी को रोक देंगे और नालियों को पूरी तरीके से साफ कर देंगे और फिर पानी वैसे ही होने लगेगा। इस तरीके से इनकी पूरी व्यवस्था थी। जैसे आज के समय पर हम देखते हैं चैम्बर बने हुए हैं, उसी प्रकार के चैम्बर उस समय पर बने हुए थे, ठीक। मकान में आने वाली नालियां अथवा पर नाले या गली की नालियों में मिल जाते थे, इस प्रकार। और ये जो पूरी होगी वो गली के नाले में मिल गए और गली का नाला अलग जाके कोई दूसरी जगह पर मिल जाया करेगा। देखिए, छोटी छोटी नालियों में बड़ी तथा प्रमुख नालियों में मिल जाती थी। इस योजना के द्वारा घरों, गलियों और सड़कों का गंदा पानी नगर के बाहर निकाल दिया जाता था। समय समय पर इन नालियों को साफ करने की भी व्यवस्था थी। जो मैंने बताया चैम्बर थे। नालियों के किनारे कहीं कहीं गड्ढे बने हुए मिलते हैं। अनुमानतः नालियों को साफ करने के बाद उनसे निकला हुआ कूड़ा करकट, रेत और कीचड़ इन्हीं गड्ढों में जमा कर दिया जाता था। सिंधु सभ्यता की ये नलियां विश्व के लोगों के लिए आश्चर्य का वस्तु बनी हुई हैं, क्योंकि यूरोपीय देशों में इनका प्रचलन 18वीं शताब्दी के आसपास हुआ। और यूरोप वाले बोलते हैं कि हम सिविलाइज्ड हैं, हम सभ्य हैं। काहे के सभ्य? ऐसी सभ्यता तो हमारे यहाँ बहुत पहले आ गई, वो भी सिंधु घाटी सभ्यता में। चलिए आगे देखते हैं। हो सकता है यहीं से कंसेप्ट आप लोगों ने ले लिया हो। कुआं। अब देखो कुआं को देखते हैं। सिंधु प्रदेश में प्राय प्रत्येक घर में कुआं होता था। खुदाई में से ऐसे कुआं मिले हैं जिनकी चौड़ाई 2 फुट से 7 फीट है। ये हर एक घर में कुआं है। अब हर एक घर में बोरिंग की व्यवस्था थोड़ी ना होगी यार, कि आएगी मशीन सीधा खोदेगी और गड्ढा कर देगी। खुद ही लोग खोदते रहे होंगे। तो कुआं लेकिन हर कहीं है। सिंधु प्रदेश के समस्त कुआं प्रायः अंडाकार होते थे। ये याद रखिएगा, इस तरीके से, ठीक। अंडाकार है, गोलाकार नहीं है। और उनके मुंह के चारों ओर एक दीवार भी बनी होती थी। इस प्रकार से एक दीवार बनी हुआ करती थी। कुछ कुओं के अंदर सीढ़ियां भी बनी थी। कुछ कुओं के अंदर सीढ़ियां भी हैं इस तरीके से। आज भी हम देखें तो कुओं के अंदर सीढ़ियां, बहुत पुराने कुएं हैं, गांव में देखने को मिल जाते हैं। मेरे गांव में तो हैं एक आध दो ऐसे कुएं। आपके यहाँ हो तो देखिएगा, सोचिएगा, शायद सिंधु घाटी सभ्यता के समय का तो नहीं है। सफाई और रोशनी। नगरों की सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। नगर के कूड़े करकट को नगर के बाहर फेंके जाने की व्यवस्था थी। वही गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, है ना। यहाँ पर गाड़ियां नहीं आती थी, पर यहाँ डस्टबिन रखे गए थे जगह जगह पर, कि भैया जो कूड़ा करकट है इसको रखिए। फिर कोई व्यक्ति लगे होंगे जो वहां से कचरे को बाहर फेंका करते थे। यानी व्यवस्था बहुत टॉप क्लास की थी। व्यवस्था थी। सड़कों के किनारे कूड़ा करकट जमा करने के लिए बड़े बड़े बर्तन रखे जाते थे। सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष भी लगाए जाते थे। नगरों में रोशनी की व्यवस्था थी। थोड़ी थोड़ी दूरी पर बने हुए दीप स्तंभों से स्पष्ट है कि सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था थी, ठीक। सार्वजनिक स्नानागार। अब इसको देख लेते हैं दोस्तों। मोहन, जिसकी मैंने वहां चर्चा की थी, अब यहां पर आप लोग समझेंगे कि कितने फुट चौड़ा है, कितने फुट लंबा है। एक बार देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो की सर्व प्रमुख विशेषता यहां से प्राप्त विशाल स्नानागार है। यह 180 फीट लंबा और 108 फीट चौड़ा है। मीटर में मैंने कितना बताया था आप लोगों के लिए? 50 × 70 मीटर। और ये फीट के मामले में है। क्लियर है?
इसके बाहर की दीवार 8 फीट मोटी है। इसमें एक स्नान कुंड बना हुआ है जो 29 फीट लंबा, 23 फुट चौड़ा, 8 फुट गहरा है। ये स्नान कुंड है, याद रखिए। क्लियर। एक विशाल स्नानागार है जिसके अंदर एक स्नान कुंड है जो 39 फीट लंबा, 23 फुट चौड़ा, 8 फुट गहरा है। ये जो 50x70 बताया है ये विशाल अन्नागार है दोस्तों। क्या है? विशाल अन्नागार। ये अलग इमारत है, यहां पर हम स्नानागार की बात कर रहे हैं। ठीक है। इसमें नीचे उतरने के लिए पक्की ईंट की सीढ़ियां बनी हुई थी। इसकी दीवार और फर्श पक्की ईंटों के बने हैं। फर्श और दीवार की ईंटों को जिप्सम से जोड़ा गया है। कहीं पर जिप्सम से, कहीं पर चूना मिट्टी से, यानी चूना और मिट्टी का लेप बनाकर। स्नान कुंड के चारों ओर गैलरी है, बरामदा है, कमरे बने हुए हैं। स्नान कुंड के पानी के बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था की गई थी। इसका गंदा पानी निकालने के लिए इसके दक्षिण पश्चिम में एक नाली बनाई हुई थी। इससे पता चलता है कि समय समय पर स्नान कुंड की सफाई की जाती थी। स्नान कुंड के निकट ही एक कुआं है जिससे स्नान कुंड में पानी भरा जाता हुआ। स्नान कुंड के पास ही एक हमाम बना हुआ है। हमाम क्या है? एक ऐसी जगह जहां पर पानी थोड़ा गर्म रहता है, इसी को हमाम कहा जाता है, मतलब गर्म पानी की व्यवस्था। ठंडियों के समय में इसकी आवश्यकता पड़ती है। बाबर जब भारत आ रहा है तो बाबर ने अपने बाबरनामा में जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है वहां पर बहुत सारे हमामों की चर्चा की गई है। ये हमाम प्राकृतिक हुआ करते थे, जो प्राकृतिक झरने थे वो गर्म पानी दिया करते थे, तो उन हमामों की वो चर्चा करता है। तो हमाम का मतलब इसी से है, जिससे शायद स्नान के लिए गर्म पानी की व्यवस्था की जाती थी। स्नान कुंड के चारों ओर बरामदे बने थे तथा उनके पीछे अनेक कमरे थे। संभवतः यह छोटे स्नानागार थे। क्लियर। भवन निर्माण। अब थोड़ा भवन निर्माण देख लें और निष्कर्ष को निकालेंगे। सिंधु घाटी के निवासी भवन निर्माण कला में निपुण थे। यहाँ के नगरों में मकान का निर्माण एक निश्चित योजना के अनुसार हुआ था। सिंधु घाटी के लोगों के मकान प्रायः ईंटों के बने होते थे। सिंधु घाटी की खुदाई में छोटे बड़े, कच्चे पक्के हर प्रकार के मकान और भवन मिलते हैं। छोटे मकान में 4-5 कमरे होते थे तथा बड़े मकान में अनेक कमरे होते थे। मकान के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। पक्की ईंटों की जो माप है उसको देख लीजिए एक तरीके से 5.0 इंटू 0.25 इंटू, ये पॉइंट में है दोस्तों, इंटू 2.75 इंच ये है। ठीक है। तथा बड़ी की यदि ईंटों की माप देखी जाए तो बड़ी ईंटों की माप ये है। ठीक है। इसी का एक तरीके से देखा जाए तो 20.25 इंटू 8.50 इंटू 2.25 इंच है। ठीक है। एक छोटी ईंट और बड़ी ईंट पूछ लिया जाता है, इसीलिए इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया, पर ये बहुत कम आता है दोस्तों, क्योंकि इतने सारे फिर आंकड़े होंगे तो फिर ऐसे तो कितनों को आप याद करोगे। मुख्यतः चीजों को याद करना है। जो बृहद स्नानागार है उसकी टोटल लंबाई कितनी है, जो स्नान कुंड है उसकी कितनी है, यानी स्नानागार अलग हो गया पूरा, स्नान कुंड उसके अंतर्गत हो गया, अन्नागार की कितनी है। बस इनको आप ध्यान रखेंगे तो बढ़िया चीजें रहेंगी। प्रायः मकान नींव डालकर बनाए जाते थे। सीलन अथवा बाढ़ सुरक्षा रोकने के लिए कभी कभी मकान ऊंचे ऊंचे चबूतरों पर बनाए जाते थे। ईंटों के चिन्हाई में प्रायः मिट्टी के गारे का प्रयोग किया जाता था। ईंटों की चिन्हाई मतलब ईंटों को लगाते थे तो प्रायः मिट्टी का गारा है, कहीं कहीं पर जिप्सम है, यानी कि चूना और मिट्टी का दोनों का प्रयोग किया गया है। तो ये भवन निर्माण है। दीवार पर मिट्टी का प्लास्टर किया जाता था, कभी कभी जिप्सम का प्लास्टर भी किया जाता था। मकान की फर्श तथा दीवार मिट्टी की, कभी कच्ची ईंटों की, कभी पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। सभी प्रकार से है। छतों के ऊपर का पानी निकालने के लिए मिट्टी तथा लकड़ी के पर नाले बने थे। यह यहां से निकलकर सड़क पर बनी हुई नलियों में मिल जाते थे, यानी ऊपर से हैं तो नीचे सड़कों में मिल गए। इस प्रकार मकान के भीतर का पानी निकालने के लिए नालियों की व्यवस्था थी। मकान का निर्माण करते समय हवा व प्रकाश का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। मकान में आंगन सब है, देखिए जैसा आज के समय में है, आंगन है, रसोई है, घर है, स्नानाघर है, शौचालय है, दरवाजा है, खिड़कियां हैं, रोशनदान आदि की व्यवस्था रहती थी। प्रवेश द्वार के पास वाले कमरे में स्नानागार और शौचालय होते थे। मकान के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर न खुलकर गलियों की ओर खुलते थे। बस लोथल याद रखना कि लोथल में उनके मुख्य सड़क पर खुले हुए हैं। कारण उसका यह है कि वो समुद्र के किनारे है और वहां धूल नहीं होती। ठीक है। दरवाजे व अछत लकड़ियों के बने होते थे। मकान एक से अधिक मंजिलों के भी होते थे। छतों अथवा ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए मकान की सीढ़ियां होती थी। यह पक्की ईंटों की बनती थी। प्राय सभी मकान में कुएं होते थे। हमने यहाँ पर देखा। अब दोस्तों यहाँ का निष्कर्ष जो है वो जब हम निकालते हैं तो हम देखते हैं कि निष्कर्ष में प्राय यहाँ के जो भवन है
वो विलासिता को नहीं दर्शाते। जब आप निष्कर्ष लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि निष्कर्ष में प्राय हम देखते हैं कि यहाँ के जो भवन हैं वो विलासिता को ना दिखाकर सुविधाओं पर आधारित हैं। यहाँ पर सुविधाओं को प्रमुखता दी गई है। जैसे कि जो उनके मुख्य दरवाजे हैं उनको उन्होंने मुख्य सड़क पर ना खोलकर घर के पीछे से खोला हुआ है ताकि धूल वगैरह अंदर ना आए। पानी की जो उन्होंने व्यवस्था पूरी करी हुई है वो इसलिए ताकि बरसात में पानी जमा ना हो या फिर गर्मियों में पानी की दिक्कतें ना आए, इस तरीके से पानी की व्यवस्था है। तो ये सब देखकर हमको क्या लगता है, ये सब देखकर लगता है कि ये लोग जो हैं इन लोगों ने अपने घरों को सुविधाओं के अनुसार बनाया हुआ है, रहने के हिसाब से बनाया हुआ है, ना कि अधिक सुंदर और भव्यता के अनुसार। तो यहां से एक चीज भी समझ में आती है कि इनकी शिक्षा पद्धति बहुत अच्छी है, इनके पास में टेक्नोलॉजी भी काफी गजब की है, इनके पास में जो इनके इंजीनियर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो हर कहीं इसी प्रकार के घर मिल रहे हैं। अब ये घर एक जगह बने होते तो मान लेते कि यहाँ के लोग हैं, तो हो सकता है लोग ये भी अंदाजा लगाते हैं कि कोई नगर पालिका टाइप की व्यवस्था रही हो, तभी तो एक जगह पर भी है दूसरी जगह पर भी है। तो इन सब चीजों से हमने इसका निष्कर्ष निकाला दोस्तों। ठीक है, आज की जो अपनी क्लास है उसको हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को इसका नगर नियोजन, इनके स्थल, उनके बारे में जानकारी सभी कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली बार में हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता की जो कलाएं होंगी, कलाओं पे विशेष तौर पर चर्चा किया जाएगा और सिंधु सभ्यता को आज के आधुनिक भारत से जोड़ जोड़ के पूरे उसके प्राकृतिक स्वरूप को देखेंगे। अब जो अंतिम क्लास है वो पूरा का पूरा निष्कर्ष है। दूसरी क्लास में पूरी की पूरी जानकारी थी, पहली क्लास में पूरा का पूरा उसमें धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक, सामाजिक जीवन की चर्चा की थी, ताकि आप अन्य दूसरी क्लासों को कनेक्ट कर पाए। तो एक व्यवस्थित, जिस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता में व्यवस्थित नगर नियोजन मिल रहा है, उसी तरीके से आपको पढ़ाने के लिए यहाँ पर व्यवस्थित क्लासें भी बनाई गई हैं। ठीक है, नमस्कार। अब